गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं माही शेड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने बायोलॉजी के सेशन के साथ। आज मैं आपको बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने जा रही हूं जो पहले एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, अपरावर्तन पर काम करता है, या परावर्तन पर काम करता है, या इनमें से कोई नहीं? किस पर आपका ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो यदि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करी जाए, ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये ग्लास का बना हुआ एक पतली लेयर होती है। ग्लास की बनी पतली लेयर होती है। यदि इसके बारे में बात करी जाए तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। किस पर कार्य करता है? यह पूर्ण आपका आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्लियर है यहां तक चीजें? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पता लगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में होती है? जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये आपके किस भाग में पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है, या आपके मस्तिष्क में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो यदि बात करी जाए हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में तो ये आपके मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है, यानी कि ब्रेन वाले भाग में पाई जाती है। यदि मस्तिष्क को हम डिवाइड करें तो आपका मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मतलब है फोर ब्रेन, यानी कि आगे वाला जो मस्तिष्क है, ये जो भाग आपका आगे वाला जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा ब्रेन होता है? ये होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे फोर ब्रेन कहा जाता है। इस फोर ब्रेन के अंदर इसके 3 भाग पाए जाते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? एक होता है पर मस्तिष्क, एक भाग पाया जाता है जिसे कहा जाता है पर मस्तिष्क, एक होता है थैलेमस भाग, और एक होता है एक होता है आपका हाइपोथैलेमस भाग। ये भाग हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पर मस्तिष्क, ये किसके भाग हैं? ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। आगे वाले मस्तिष्क के ये भाग होते हैं। इसी के अंदर एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पूछा गया है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यदि आप वाटर को मिला दो तो आपकी कौन सी गैस निकलती है, इसके बारे में बताना है। यदि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा जाए तो COCl2 यानी कि
कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन आपका किसका फॉर्मूला होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये चीज बोली गई है कि जो आपका CaCl2 है, ब्लीचिंग पाउडर को किस में मिला दिया गया? पानी के अंदर मिला दिया गया। अब जब इसको पानी के अंदर मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है? सबसे पहली चीज कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के आयन अलग निकल जाएंगे, बची क्या? क्लोरीन गैस। जो आपकी क्लोरीन होती है वो अलग से निकलती है। क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने जब ये बैलेंस करी इक्वेशन तो आपको सभी को ये चीज पता लग गई कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन गैस निकल रही है। ये जो क्लोरीन गैस होती है इसी की स्मेल आती है। सबसे पहली चीज, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कैसे पानी में घुलता है? गर्म पानी में घुलता है या ठंडे पानी में? तो इसको किस में डाला जाता है? इसको कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी के अंदर डाला जाता है। जब आप ठंडे पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को डालते हो, जब यहां से ये रिएक्शन होती है तो आपकी कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन निकलती है। ये क्लोरीन आपकी किस कलर की होती है? तो ये होती है येलोइश वाइट कलर की। पीला व सफेद कलर देती है, सफेद रंग की होती है ये देखने के अंदर जब ये क्लोरीन निकलती है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर से। क्वेश्चन पूछा गया था पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक चीजें आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर करें आप। पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? जो आपका मेल है, मेल के अंदर क्या बताना है? प्रथम जनन अंग बनाना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है। किसके बारे में बताना है? रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताना है आपने। ऑप्शन ए है अंडाशय। अंडाशय का मतलब होता है ओवेरीज। दूसरा ऑप्शन है पेनिस। पेनिस होता है लिंग। ऑप्शन 3 है वर्णश, इसे कहा जाता है टेस्टीज। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पुरुष के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा अंग सबसे पहले कार्य करता है, ये आप सभी को बताना है। तो एक चीज आपको, यदि आपने रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यानी कि प्रजनन तंत्र के बारे में यदि आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको एक चीज यहां पे पता होगी, ये जो अंडाशय है ये आपका फीमेल के अंदर मिलता है, ये आपका मेल में नहीं मिलता, ये फीमेल में मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। एलिमिनेट करना सीखो। कोई भी चीज आप कोई भी एग्जाम देते हो, भले ही आप अग्निवीर दे रहे हो या कोई और एग्जाम आप दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी का आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हो, सबसे पहली चीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसके बाद ऑप्शंस को अच्छे से पढ़े, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखे। अगर आपको नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन तो उसको एलिमिनेट करना सीखिए। तो यहाँ पे पुरुष के बारे में पूछा गया है, लेकिन अंडाशय तो केवल और केवल फीमेल के अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है लिंग और ऑप्शन डी है वर्णश। तो यदि आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो, वर्णश के बारे में, ये जो टेस्टिस वाला भाग होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, इसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु बनने का काम, बनने का कार्य कौन से भाग के अंदर होता है? वो इसी भाग के अंदर होता है। और शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो कि मेल के अंदर पाए जाते हैं, सबसे पहले जनन अंग के लिए यही जाने जाते हैं। जब आपका जाइगोट का निर्माण होता है यानी कि युग्म नज का निर्माण होता है, जब जाइगोट का निर्माण होता है, युग्म नज का निर्माण होता है, तो उस टाइम पे आपके दो एग से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है आपका स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु
कोशिका और फीमेल के अंदर होता है अंडाणु, जिसे ओवम कहा जाता है। तो जब ये अंडाणु और जब मेल के अंदर जो ये शुक्राणु होता है ये मिलता है तो आपका किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो प्रजनन के लिए यदि फीमेल का पूछता तो आंसर क्या होता? अंडाणु हो जाता। यदि अंडाणु ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर होता? अंडाशय ऑप्शन में आपको जरूर मिलता। यदि मेल के बारे में यानी कि पुरुष के बारे में आप सभी से पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शुक्राणु कोशिका। ये शुक्राणु किसके अंदर बनते हैं? ये वृषण के अंदर बनते हैं, ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यहां पे पूछा गया है जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में पूछा गया है। 5 होती है, 7 होती है, 6 होती है या 8 होती है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे निकाले जाते हैं। यदि थोड़ी सी एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करें, मान के चलिए कोई एलिमेंट है X, यहां पे आपको Z लिखा हुआ मिलता है और यहां पे आपको A लिखा हुआ मिलता है। इस Z का मतलब क्या होता है? इस Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु इसका मतलब होता है परमाणु क्रमांक संख्या। और ये जो A दिखाई दे रहा है, A का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर के बारे में वो आपको बता रहा है। यदि इस Z के बारे में पूछा जाए, या ये मान के चलो ये कोई भी एक एटम है, उस एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसी प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन की संख्या भी पाई जाती है। लेकिन ये जो बाहरी शेल होते हैं इसके अंदर क्या मिलते हैं? इसके अंदर मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यहां पे संख्या किसके बारे में पूछी गई है? न्यूट्रॉन के बारे में पूछी गई है। यदि न्यूट्रॉन आपको निकालने को बोले तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। ये जो केंद्रक वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, केंद्रक के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। इसी का ही योगफल आपका क्या कहलाता है? इसी का ही योगफल आपका द्रव्यमान कहलाता है। यदि द्रव्यमान संख्या के बारे में पूछे, ये किसका योगफल होता है? ये किसका जोड़ होता है, किसका योगफल होता है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योगफल होता है। यदि आपको प्रोटॉन पता है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। यहां पर पूछा क्या गया है? यहां पर पूछा गया है कि नाइट्रोजन जो कि एक परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो जरा देखना एक बारी, देखिए मान लीजिए ये आपका न्यूट्रॉन है, सॉरी नाइट्रोजन है। ये आपका नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। और एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है? एटॉमिक नंबर किया जाता है Z से डिनोट। एटॉमिक नंबर आ जाएगा 7। नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है वो होता है 14 यानी कि 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक संख्या 7 होती है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होती है। आपको इस चीज का पता है द्रव्यमान संख्या क्या है, किसका योगफल है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन दोनों का योगफल क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यहां से आपको ये जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक संख्या है, ये आपकी किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रॉन और आपकी प्रोटॉन के इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होती है। कहने का मतलब क्या है? जितना भी किसी भी एलिमेंट का
किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक संख्या किसके बराबर होता है, यदि ये आपसे पूछ लिया जाए। परमाणु क्रमांक संख्या प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अब जिस प्रकार से ये इसकी परमाणु क्रमांक संख्या है, ये 7 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक संख्या है। अब यहीं पे यदि बात करी जाए, ये जो परमाणु क्रमांक संख्या है ये किसको दर्शा रही है? ये आपके प्रोटॉन को भी दर्शाएगी और साथ ही साथ किसको भी दर्शाएगी? आपके इलेक्ट्रॉन को भी दर्शाती है। यहां से हमें क्या पता लगा? यहां से हमें पता लगा कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या है भैया 7। यहां से अब देखना जरा, द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला था प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। आपको पता है द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है। 14 द्रव्यमान संख्या हो गई। इसी के बराबर में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या है भैया 7। निकालनी किसकी है? न्यूट्रॉन की निकालनी है। निकालनी किसकी है? न्यूट्रॉन की निकालनी है। 14 में से 7 को घटा दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आई? 7 आई। 7 देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आप सभी को ये चीज बता देती हूं, देखिए कोई भी एलिमेंट है, जरूरी नहीं हम किसके बारे में बात करें, जरूरी नहीं है हम केवल और केवल नाइट्रोजन के बारे में बात करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोडियम ले लीजिए। सोडियम यानी कि Na, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि परमाणु क्रमांक संख्या होती है वो होती है 11। हमने लिया सोडियम, इसकी परमाणु क्रमांक संख्या मैंने लिख दी नीचे। ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर क्या आता है? द्रव्यमान संख्या आती है। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 23। इसकी होती है 23। अब यहां पे आपको क्या बोल दे? यहां पे बोल दे कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बताएं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं और साथ ही साथ न्यूट्रॉन की भी संख्या बताओ। प्रोटॉन की भी संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बताओ और किसकी संख्या बताओ? न्यूट्रॉन की भी संख्या बताओ। तो आप सभी को इसके बारे में पता है, ये जो 11 दे रखा है, ये 11 क्या है? ये परमाणु क्रमांक नंबर है। और ये जो 11 है, ये जो परमाणु क्रमांक नंबर है, ये किसके बराबर होता है? ये प्रोटॉन के बराबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहां से हमें पता लग गया कि भैया प्रोटॉन तो है 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 11 है। अब निकालना क्या है? अब निकालना है हमें न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या निकालनी है? हमें न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में बताना है। अब ये जो 23 दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है? ये द्रव्यमान संख्या दे रखी, ये द्रव्यमान संख्या है। यहां पे हमने द्रव्यमान संख्या कितनी मान ली? 23 मान ली। प्रोटॉन कितने दे दिए? 11 दे दिए। न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। 23 में से 11 को घटा दो, 23 में से 11 को घटा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया 12। समझ आया यहां तक? प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है और आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। यदि पूछ लिया जाए एक केंद्रक के अंदर, यानी कि ये एक न्यूक्लियस है, किसी भी परमाणु का न्यूक्लियस है, इस केंद्रक के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? तो इस केंद्रक के भीतर प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन पाया जाता है। यदि पूछा जाए केंद्रक के अंदर कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती है, प्रोटॉन उपस्थित होता है या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है या आपका न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर मिलेंगे? केंद्रक के अंदर। केंद्रक से बाहर किसकी वैल्यू मिलती है? केंद्रक से बाहर इलेक्ट्रॉन मिलता है। क्लियर है यहां तक चीजें आप सभी को? इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज बतानी है। यहां पे क्या बताना है, यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, हीलियम को छोड़कर नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस बोल दो इनको, या इनको इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हें किस नाम से जाना जाता है, अक्रिय गैसों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अक्रिय गैसों के नाम से किसको जाना जाता है, नोबल गैसों को जाना जाता है। अब ये नोबल गैस कौन कौन सी होती हैं आपकी, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडोन है। आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, और आखिरी एलिमेंट क्या रह जाएगा, रेडोन। ये जो रेडोन है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सारी की सारी मैंने किसके बारे में बता दिया, सारी की सारी आपकी नोबल गैसेस हैं, या इन्हें इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, अक्रिय गैसों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कि भैया हीलियम को छोड़ दो, उसके अलावा नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, इनके अंदर बाहरी जो सेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक चीज पढ़ी थी, ये केंद्रक है, केंद्रक का जो बाहरी सेल होता है यहाँ पे किसकी संख्या आती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है। यहाँ पे किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन की। ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आपको क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलेगा, उसके साथ साथ आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। यानी कि ये जो बाहरी सेल है इसके अंदर आपकी कितनी संख्या आती है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो जरा एक बार इसका कमेंट करके बता दें आप, 5 होती है, 10 होती है, 8 होती है, या 12 होती है। हीलियम को छोड़ दो, नियोन के बारे में बात करते हैं। इन सभी के अंदर सेम रहती है, इन सभी के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो सेम रहता है, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, बिल्कुल समान रहते हैं। नियोन की बात करें, नियोन का जो परमाणु क्रमांक संख्या होती है वो होती है 10। आर्गन की कितनी होती है, तो आर्गन की होती है बच्चा 18, क्रिप्टॉन की होती है 36, जिनोन की होती है 54, और आपका जो रेडोन होता है इसकी होती है 87। हम स्टार्टिंग में देखते हैं नियोन के बारे में। ये जो केंद्रक है, या फिर इस तरीके से देखिए, जो आपका सेल बनता है वो किस प्रकार से बनता है, एक होता है L, M, N। इस प्रकार से आपके क्या बनाए जाते हैं, शेल बनाए जाते हैं। किसके, जब हम किसी भी एलिमेंट को बांटते हैं। L के बारे में बात करी जाए तो इसके अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो M होता है उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 आते हैं। इसके अंदर कितने आएंगे, 8 आएंगे। इसके बाद जो आएगा उसके अंदर 18 आते हैं। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो नोबल गैसेस हैं उसके इलेक्ट्रॉन के अंदर, बाहरी सेल के अंदर क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो नोबल गैसेस होती है या इनर्ट गैसेस होती हैं, जिन्हें अक्रिय गैसों के नाम से भी जाना जाता है, इनके बाहरी सेल के अंदर ऑक्टेट पूरा करते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल किसका लें, इन्होंने हीलियम को छोड़ दिया, हीलियम के अलावा बताना है, हीलियम के अलावा बताना है। नियोन से स्टार्ट करते हैं। नियोन का जो परमाणु क्रमांक संख्या है वो है 10। पहले सेल में 10 है तो पहले सेल में आ गया 2, दूसरे सेल में आ गया 8।
2 और 8 10, ऑक्टेट कंप्लीट। बाहरी सेल में कितने आए? 8 आए। किस प्रकार से? मान के चलो ये नियोन का है, यहां पर 2 क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है? जब बाहरी सेल के अंदर कितने हो? 8 हो। 8 से ज्यादा सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आते, वो अगले सेल के अंदर चले जाते हैं। यदि हम एग्जांपल के तौर पे सोडियम के बात करें, जिस तरीके से सोडियम का जो परमाणु क्रमांक नंबर था वो 11 था, तो 2 8 और 1, यानी कि इस सेल के अंदर हमेशा हमेशा कितने ही आते हैं? 8 आते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आते। 8 पे क्या हो जाता है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब ये क्या करेगा? अब एक तो इसके पास ऑप्शन ये है कि ये 7 ग्रहण करे, एक इसके पास ऑप्शन क्या है? ये एक क्या कर दे? दान कर दे। जब दान करता है तो हमेशा पॉजिटिव का साइन आता है। इसने अपना एक क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। हमेशा सोडियम को Na पॉजिटिव लिखा जाता है। क्यों? जब कोई देता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इस तरीके से याद रख लेना। हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें अक्रिय गैसों के बारे में या नोबल गैसेस के बारे में बात करनी है। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, कितने आए? 8 आए। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आर्गन के बारे में बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है? 18। पहले सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8। ऑक्टेट कंप्लीट। इसमें भी कितने आए? 8। तो इनके सभी के जो बाहरी सेल में आते हैं वो कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? वो इन सभी के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे वो नियोन हो, चाहे आर्गन हो, चाहे क्रिप्टॉन हो, चाहे जिनोन हो और चाहे रेडॉन हो। क्लियर है यहां तक चीजें? क्वेश्चन समझ आया कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसेस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम को क्यों छोड़ा? हीलियम का परमाणु क्रमांक संख्या 2 है। अब 2 है तो 2 केवल और केवल पहले सेल के अंदर आएगा, बाहरी सेल के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्लियर है यहां तक चीजें आप सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संवेग किसके बराबर होता है? आपसे पूछा गया है जो संवेग होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, समय और द्रव्यमान का गुणनफल। तीसरा ऑप्शन है भार एवं द्रव्यमान का गुणनफल और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान एवं दूरी का गुणनफल। संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का अर्थ क्या होता है? संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, यानी कि आपको किसके बारे में बताना है? मोमेंटम के बारे में बताना है। संवेग का फॉर्मूला ही एक तरीके से इन्होंने पूछ लिया। तो संवेग का या मोमेंटम के बारे में आपसे बात करी जाए तो आप सभी को इस चीज का पता होगा, जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, जो संवेग का फॉर्मूला होता है, कुछ इस प्रकार से। मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला आपको इस प्रकार से लिखा हुआ कहीं जगह मिलता है। एनसीईआरटी में आपको यही वाली लैंग्वेज मिलती है। यहां पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? P का मतलब होता है मोमेंटम यानी कि संवेग। M का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि M का मतलब होता है मास, इनटू V का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। यानी कि ऑप्शन में देखो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कौन से ऑप्शन के अंदर दिया गया है? तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान यानी कि मास इनटू वेलोसिटी का क्या आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहां से आपका क्या निकल जाएगा? यहां से आपका संवेग निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन के बारे में बताइए। ये एक चालक है, ये एक अर्धचालक है, या ये कुचालक है, या ये एक प्रकार की सुचालक है? सिलिकॉन के बारे में बताना है। जो सिलिकॉन होती है वो क्या है? तो यदि हम सिलिकॉन के बारे में बात करें, सिलिकॉन क्या होती है आपकी? पहली चीज आपको कहीं सारी बुक्स में मिलेगा ये एक प्रकार की धातु है, लेकिन नहीं, ना ही तो ये एक प्रकार की धातु है, ना ही ये एक प्रकार की
अधातु है। ये क्या है? ये एक प्रकार का अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन के अलावा यदि आपसे ट्रांजिस्टर के बारे में पूछे, ट्रांजिस्टर्स के बारे में पूछे, ट्रांजिस्टर इसके बारे में पूछे, ये भी क्या है? एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, यानी कि अर्धचालक है। अर्धचालक किस चीज में प्रयोग किया जाता है? आपका विद्युत के अंदर इसका, सर्किट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत चालक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कैसे कंडक्टर है? ये अर्धचालक है, ये सेमीकंडक्टर है। कौन कौन से? सिलिकॉन भी और ट्रांजिस्टर भी, ये दोनों ही। कई बार एग्जामिनर आपसे ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ चुका है और कई बार आपसे एग्जामिनर किसके बारे में पूछता है? सिलिकॉन के बारे में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सबसे पहली चीज, ये कोशिका भित्ति होती क्या है? जो ये कोशिका भित्ति के बारे में यदि आपसे बात करी जाए, कोशिका भित्ति क्या होती है? मान के चलिए आपको अपना घर बनाना है, कोई मकान बनाना है आपने, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले बाहरी दीवार खींचते हो। उस बाहरी दीवार से क्या होता है? ताकि आपके घर को क्या मिले? सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले, साइज मिले, आकार मिले आपके घर को, कि कितना चौड़ा मुझे बनाना है, कितनी लंबाई रखनी है घर की। तो वो चीज कौन निर्धारित करती है? जो बाहरी दीवार आपने खींची, वही बाहरी दीवार आपकी कोशिका के अंदर क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। यानी कि इसने क्या पूछा? कवक की सेल वॉल के बारे में बताना है, कोशिका भित्ति के बारे में। कवक का मतलब होता है पंजाई। पंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? एसएससी, एचएसएससी, रेलवे हो, चाहे आपका अग्निवीर हो, आर्मी का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो याद रखना, जो काइटिन होता है, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी हुई है? वो काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी? काइटिन की। अब यहाँ पे एक और वर्ड दिया गया है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, सेल्यूलोज के बारे में यदि एग्जामिनर आपसे पूछे, जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका, चक्कर है, जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कौन सी होती है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? उसका आंसर भी सेल्यूलोज हो जाएगा। लिखना, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त, प्रचुर मात्रा में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कहा जाता है शर्करा। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी हो जाएगी? तो वो सेल्यूलोज हो जाएगी। सेल्यूलोज किस में मिलती है? कहां पर मिलती है? जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर मिलती है। यानी कि एक कोशिका है, किसके अंदर? पादप के अंदर, पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर कोई कोशिका है। उस कोशिका का जो बाहरी आवरण बना हुआ है वो किसका बना हुआ होता है? वो पादप कोशिका का बना हुआ होता है। यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या जो जंतु कोशिका होती है, यानी कि एनिमल सेल जो होते हैं, आप लोग भी क्या हो, हम लोग, हमारी जो ह्यूमंस की जाति आती है वो एक एनिमल्स के अंदर आती है। यदि एनिमल्स के अंदर पूछे, जंतु के अंदर पूछे, जंतु कोशिका में बाहरी आवरण किसका बना हुआ होता है, तो जंतु कोशिका में याद रखना कोशिका भित्ति नहीं होती। अगर जंतुओं के अंदर ये कोशिका भित्ति नहीं होती तो जी इनको प्रोटेक्शन कौन प्रदान करवाता है, यानी कि सुरक्षा कौन देता है इनकी कोशिकाओं को? तो इनके अंदर क्या पाई जाती है? इसके अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे आपका कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका
झिल्ली कहा जाता है। और ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? ये लिपिड की बनी हुई होती है। और लिपिड को क्या कहा जाता है? आपका वसा कहा जाता है, यानी कि फैट कहा जाता है। क्लियर है इतनी चीजें? कवक यानी कि फंजाई की कोशिका को, कोशिका भित्ति को किसकी बनी हुई होती है या क्या नाम दिया जाता है? तो काइटिन कहा जाता है। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। बार बार एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये सेल्यूलोज क्या है? पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है। एग्जामिनर आपको शर्करा नहीं देगा, वहां पे कार्बोहाइड्रेट देगा। तो इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा आपका। ठीक है। लिपिड का मतलब होता है वसा। और ये लिपिड किसका निर्माण करती है? ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। और कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है और साथ ही साथ किसमें पाई जाएगी? जंतु कोशिका में, दोनों में पाई जाती है। क्या जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है? नहीं पाई जाती। तो क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है यहां तक? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रह रहती है या संग्रहित रहती है? इसको लिखना संग्रहित। संग्रहित रहती है। संग्रहित का मतलब होता है स्टोर रहती है। ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी के रूप में, विद्युत ऊर्जा या भौतिक ऊर्जा या आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। तो जो आपकी शुष्क सेल होती हैं, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? इसके अंदर क्या पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। जैसे कि ये शुष्क सेल किसके बारे में बात कर रहा है? ये सेल जो बैटरी वाला आपका सेल होता है, ये बैटरी वाले सेल के बारे में बात कर रहा है। और इसी रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा क्या करती है? इसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड और क्या होता है? कैथोड। दो भाग पाए जाते हैं किसके अंदर? किसी भी एक सेल के अंदर। ये कौन सा सेल के बारे में बात कर रहा है? ये शुष्क यानी कि ड्राई सेल के बारे में बात कर रहा है। ये किसके अंदर पाई जाती है? बैटरी के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो रासायनिक ऊर्जा मिलती है। यदि ये तो थी शुष्क सेल यानी कि किसी भी शुष्क बैटरी के बारे में बात कर रहा है ये। यदि आपसे पूछा जाए गीली बैटरी किसमें प्रयोग की जाती है? जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के अंदर आपकी गीली बैटरी लगी हुई होती है और वो आपकी लेड की बनी हुई होती है। वो किसकी बनी हुई होती है? लेड की बनी हुई होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? यानी कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि उस दर को क्या कहा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में और यदि हम दूरी के बारे में बात करें, ये तो है विस्थापन। इसको क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। यदि आपसे एग्जामिनर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे, डिस्टेंस यानी कि दूरी, और आपकी किसके बारे में पूछे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे, यानी कि विस्थापन के बारे में आपसे पूछे, विस्थापन के बारे में आपसे पूछे, तो देखो जरा, मान के चलो कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए इस बी पॉइंट तक चला गया। इस ए पॉइंट से कोई व्यक्ति कहां तक गया? इस बी पॉइंट तक चला गया। और उसने क्या किया? बी पॉइंट से जाके वापसी कहां पर आ गया? वापसी आ गया इस ए पॉइंट पर। कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, बी पॉइंट पर जाके वापसी कहां पर आ गया? ए पॉइंट पर आ गया। यदि डिस्टेंस पूछे, मान के चलो ए से लेकर बी तक की दूरी आपकी 5 मीटर की थी, 5 मीटर जाने के 5 मीटर आने के, पांच मीटर जाने के और 5 मीटर आने के, दूरी कितनी
तय करी, उसने दूरी तय करी 10 मीटर की। लेकिन यदि विस्थापन के बारे में पूछे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना, स्थापित तो कहीं हुआ ही नहीं, ए से बी पर गया लेकिन वापसी कहां पर आ गया, ए पर ही तो वापसी आ गया, ए से बी तक तो गया जरूर लेकिन वापसी कहां पर आ गया, ए पॉइंट पर वापसी आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा यहां पर, 0 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि यहां पे हम किस चीज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब आपका डिस्प्लेसमेंट इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट के दर में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है। यदि आपको एक चीज का पता हो, जो वेलोसिटी का यानी कि वेग का जो फॉर्मूला होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग का फॉर्मूला होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे में समय। अब यहां से विस्थापन निकाल लो, यहां से विस्थापन निकाल लो। विस्थापन यहां पे डिवाइड में है यानी कि भागफल में है, यहां जाके गुणा में हो जाएगा, वेग गुणा में समय, समय की दर और साथ में, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि जो विस्थापन है, विस्थापन यहां पे डैश लगा देगा, गुणा में समय कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि विस्थापन का समय की दर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी चीज आती है, तो आपका किस पर परिवर्तन, क्या चीज किस पर पड़ेगा, वेग के ऊपर पड़ेगा। सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग दे दी गई है। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर यही करता है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल चीज पूछता है लेकिन बस उसको बदल किस में देता है, लैंग्वेज के अंदर चेंज कर देता है। पूछा क्या गया है, सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है कि विस्थापन का भैया समय की दर दे रखी है, उसके हिसाब से फॉर्मूला बता दो। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं सीधा सीधा ये भी बोलती विस्थापन इज इक्वल टू डैश गुणा में समय, तो भी आप बताते वेग आएगा। बस इसने हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन करके इस चीज को बता दिया। क्लियर है यहां तक। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है, जो फ्री स्टेट में आपको मिले। मुक्त अवस्था का मतलब होता है जो आपको फ्री स्टेट में मिले। फ्री स्टेट का मतलब, मुक्त अवस्था का मतलब होता है जैसी है वैसी की वैसी मिले, चेंज करना ना पड़े। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कई अयस्क आपको मिलते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की यहां पर हम बात करें, एल्यूमिनियम दिया गया, एल्यूमिनियम आपको किस फॉर्म में मिलता है, बॉक्साइट की फॉर्म में मिलता है, बॉक्साइट की फॉर्म में मिलता है एल्यूमिनियम। क्या ये आपको प्योर धातु मिलती है, नहीं मिलती। लोहा, लोहा आपको किस में मिलता है, जंग लगा हुआ मिलता है, फेरस ऑक्साइड की अवस्था में मिलता है आपको लोहा। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए सोना। सोना के अलावा यदि चांदी की बात करोगे, यदि प्लेटिनम की बात करोगे, प्लेटिनम की बात करोगे, सोना चांदी प्लेटिनम, ये ऐसी धातु है जो आपको किस अवस्था में मिलती है, मुक्त अवस्था में मिलती है, फ्री स्टेट के अंदर आपको मिलती है। क्लियर है यहां तक चीजें, सोना चांदी प्लेटिनम। यदि लोहे की बात करोगे तो लोहा आपको फ्री अवस्था में नहीं मिलेगा, किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, चाहे वो जंग के साथ जुड़ा हुआ मिले, या आपको एल्यूमिनियम की आप बात करो, एल्यूमिनियम किस फॉर्म में मिलता है, बॉक्साइट की फॉर्म में आपको मिलता है, आपको मुक्त अवस्था में ये नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है। ये जो रिकेट्स बीमारी है, बताना है भैया ये किस चीज की कमी से होती है, तो ये किसकी कमी से होती है, ये होती है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से हो जाएगी, विटामिन ए की कमी से। कौन सी होती है, आपको रिकेट्स बीमारी हो जाती है। विटामिन ए के सोर्स, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनोल। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनोल कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, पीले गूदेदार फलों में, फलों से क्या मिलता है आपको, विटामिन ए आपको मिलता है। विटामिन ए की कमी से और कौन कौन से रोग हो जाते हैं, रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए
आपको किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। पीले गूदेदार फलों से आपको क्या मिलता है? विटामिन ए। एग्जाम्पल के तौर पे पपीता है, पीला गूदेदार फल है, कहाँ क्या चीज मिली? वहां से आपको विटामिन ए की प्राप्ति हुई। उसके अलावा जो मेथी होती है, मेथी के अंदर आपको क्या मिलता है? आम है आपका, आम से आपको क्या मिला? विटामिन ए मिलता है। क्लियर है यहां तक चीजें? जो रिकेट्स बीमारी होती है किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन में किसकी मात्रा अधिक होती है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, जो फ्यूल आप यूज करते हो, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, डीजल पेट्रोलियम है, डीजल है, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। किसकी मात्रा पूछी गई है? जब आप इनको जलाते हैं, जलाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? आपसे ये पूछा गया है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जीवाश्म ईंधन को जलाने में सहायता प्रदान कौन सी गैस करती है? यदि आपसे पूछा जाए इसको जलाने में, जीवाश्म ईंधन को जलाने में ऑक्सीजन सहायता करती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलाएगी कौन? ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो क्या करती है? जलाने में सहायता करती है। किसको? जीवाश्म ईंधन को जलाने में सहायता करती है। तो यानी कि जलाने में हेल्प करती है, तो वो तो निकलेगी नहीं। अगर वही निकल जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बचा ऑप्शन सी और डी, कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं मीथेन। तो आपने देखा होगा जब ये जलते हैं, पेट्रोलियम, डीजल या आग लग जाती है, तो धुआं बहुत ज्यादा काला काला होता है और बहुत अजीब सी उसमें से स्मेल आती है। वो अजीब सी स्मेल किसकी होती है? वो होती है मीथेन की। निकलती कौन सी गैस है? कार्बन और मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन और किस में से निकलेगी? जो बायोगैस होती है, जो बायोगैस होती है, बायोगैस में से भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है, CH4 निकलती है। क्लियर है यहां तक चीजें? जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल को जब आप जलाते हैं, जलाने में सहायता कौन सी गैस करती है? जलाने में सहायता करती है ऑक्सीजन। और जलने के बाद कौन सी गैस बाहर छोड़ती है? कार्बन और मीथेन को छोड़ती है। कार्बन भी कैसा? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसको छोड़ती है? कार्बन, ये सिर्फ कार्बन लिखा गया। कार्बन कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को विभाजित किसने किया था? यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर एलिमेंट्स को विभाजित किसने किया था, ये बताना है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। जे थॉमसन ने क्या बताया था? जे थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में यानी कि एटम के बारे में थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि टंगस्टन का गलनांक यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस पर आपका टंगस्टन गलता है। अब जरा मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि टंगस्टन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग, टंगस्टन धातु का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जरा ये बता दें आप सभी। तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा। जो टंगस्टन है, जल्दी से ये जलता नहीं है, जल्दी से ये गलता नहीं है। अब यदि जैसे कि कई ऐसी धातु अधातु हैं जो रूम टेम्परेचर पर यानी कि सामान्य तापमान पर क्या होती है? पिघल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मरकरी यानी कि पारा है। पारा जो है आपका, उसको एरोप्लेन में ले जाना बैन है। एरोप्लेन में ले जाना बैन क्यों है? क्योंकि वो आपकी रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। यदि वो आपकी पिघल गई और एल्यूमिनियम की शीट के ऊपर गिर गई तो वो क्या कर देगी? उसमें छेद कर देगी। तो उसके बाद सोच लो एरोप्लेन का क्या ही हो जाएगा?
यहां पर क्या पूछा गया है, टंगस्टन। टंगस्टन का यूज कहां पर होता है, बल्ब के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, टंगस्टन धातु का बल्ब के अंदर होता है। यदि देखो डिग्री सेल्सियस के अंदर पूछा जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 34-22 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, ये गलना स्टार्ट हो जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस चाहिए आपको टंगस्टन को गलाने के लिए, 3422 डिग्री सेल्सियस आपको क्या चाहिए, तापमान चाहिए, तब जाके क्या होगा, टंगस्टन गलना स्टार्ट होता है। ये तो बात थी सेल्सियस के बारे में। यदि फारेनहाइट के बारे में आपसे पूछे, यदि फारेनहाइट के बारे में आपसे पूछे तो 61-92 डिग्री फारेनहाइट पर क्या हो जाता है, ये गलना स्टार्ट हो जाता है। यदि एग्जामिनर आपको सेल्सियस में दे तो सेल्सियस में आंसर करके आना, और यदि फारेनहाइट में पूछे तो फारेनहाइट के अंदर आंसर करके आना है। तो टंगस्टन आपका कितने टेम्परेचर पर गलेगा, जब आपका इतना डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा तब टंगस्टन गलना शुरू होता है। तभी तो बल्ब के अंदर कौन सी धातु यूज की जाती है, टंगस्टन धातु यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जरा इसके बारे में बता दीजिए आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, सोडियम का आप सभी को पता है Na, बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहां पे इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किसका सामान्य नाम है, तो ये बेकिंग सोडा का सामान्य नाम है। किसका नाम है, सोडियम, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। ये तो ऑप्शन ही नहीं बैठ रहे, इसका कोई नाम थोड़े ना बनता है। यही केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नाम तो ऊपर दे रखे, केमिकल नाम थोड़े ना, इसने सामान्य नाम पूछा है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकालना सीखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लारीय ग्रंथि से किसका स्राव होता है, यानी कि कहने का मतलब जो लार ग्रंथि होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी जो ग्लैंड है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिंग एंजाइम पाया जाता है, अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, या पेटिसन एंजाइम पाया जाता है। तो अमाइलेज और लाइपेज ये दोनों एंजाइम कहां पर मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, आपकी छोटी आंत के अंदर मिलते हैं। जो आपका टाइलिन एंजाइम है, जो आपका टाइलिन एंजाइम का एक और अन्य नाम है, इसी को ही सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। लारीय अमाइलेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। इसी को ही किस नाम से जाना जाता है, टाइलिन एंजाइम के नाम से जाना जाता है। यानी कि कौन सा एंजाइम लारीय ग्रंथि से बाहर निकलता है, ये चीज बतानी है। टाइलिन एंजाइम दे रखा है ऑप्शन में, तो टाइलिन करके आओगे। यदि आपको टाइलिन एग्जामिनर ना दे ऑप्शन के अंदर, तो आपको क्या देगा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम या लारीय अमाइलेज एंजाइम आपको ऑप्शन के अंदर देता है। अमाइलेज और लाइपेज आपको किसके अंदर मिलेगा, ये छोटी आंत के अंदर बनने वाला क्या होता है, श्राव होता है, एंजाइम होता है। सबसे बड़ी रक्त कोशिका के बारे में बताना है, कौन सी होती है, आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है, या व्हाइट ब्लड सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, या ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, या आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं। देखो, यदि नंबर की बात करी जा रही है, नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब होता है संख्या के अंदर। तो संख्या के अंदर सबसे ज्यादा आपको आरबीसी मिलेंगी। संख्या के अंदर पूछा जाए तो सबसे बड़ी
आरबीसी आपको मिलती है। लेकिन यदि रक्त कोशिकाओं के बारे में बात कर रहा है तो जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइज में सबसे बड़ी कौन सी, आकार में सबसे बड़ी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के भीतर एक कोशिका के रूप में जाना जाता है? यानी कि एक कोशिका के अंदर दूसरी कोशिका के नाम से किसे जाना जाता है? क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है, राइबोसोम को जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को जाना जाता है? कोशिका के भीतर कोशिका यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है? सेल विद इन सेल के नाम से ये किसका अन्य नाम है? सीधी सीधी भाषा में अगर बात करी जाए ये किसका अन्य नाम है? ये क्लोरोप्लास्ट का है, क्लोरोप्लास्ट का अन्य नाम है, या राइबोसोम का अन्य नाम है, या किसका माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स का अन्य नाम है? किसका अन्य नाम है? सेल विद इन सेल, कोशिका के भीतर कोशिका। तो ये किसका अन्य नाम है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम है, कोशिका के भीतर कोशिका। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ऑल्टमैन के द्वारा बताया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और अन्य नाम है, एक और अन्य नाम क्या है? इसे ऊर्जा घर के नाम से कहा जाता है। ऊर्जा घर किसका? कोशिका का। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मान के चलो ये आपकी एक कोशिका, कोशिका का ये बीच का जो पोर्शन है इसे क्या कहा जाता है? इसे केंद्रक कहा जाता है। इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए पाया जाता है। यहाँ पे ये एक भाग है इस प्रकार से, ये भाग क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भाग क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया मान के चलो। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या मिलेगा आपको? डीएनए मिलेगा। यानी कि एक कोशिका को कंप्लीट कौन करता है? उसका डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो उसका खुद का डीएनए है, इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? आपका सेल विद इन सेल कहा जाता है। अब इसे ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी या पावर हाउस क्यों कहा जाता है? पावर हाउस क्यों कहा जाता है? ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसे एटीपी एनर्जी कहा जाता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी कहां पर स्टोर होती है? तो ये जो आपका पावर हाउस होता है, पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलती है। ये जो इस प्रकार से मान के चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया का भाग है, इस प्रकार से ये जो आपको जगह, आपको ये लिक्विड सा पार्ट यहाँ पर दिखाई देगा, ये भाग कौन सा होता है? ये एटीपी एनर्जी का होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका के अंदर ऊर्जा आपको किस फॉर्म में मिलती है, तो ऊर्जा आपको एटीपी की फॉर्म में मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछी गई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है यहां तक चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? यानी कि कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता? लाइसोसोम, लाइसोसोम, या नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत आसानी रहेगी। क्यों आसानी रहेगी मैं आपको बता देती हूं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए उपस्थित होता है। इसने क्या पूछा? कोशिकांग में डीएनए नहीं होता लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर भी मैंने अभी बताया क्या होता है? डीएनए होता है। लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट बचा। जो ये क्लोरोप्लास्ट भाग होता है एक पौधे का, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है पौधे के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट वाला भाग केवल और केवल पादप कोशिकाओं के अंदर मिलता है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं मिलता है।
तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बचा क्या, लाइसोसोम बचा। लाइसोसोम को बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि मैं जो आज आपके पास जो ये पीडीएफ लेकर आई हूं, ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ है। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली के रूप में किसको जाना जाता है, या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, कोशिकांग, किस कोशिकांग, कोशिका के किस अंग को कहा जाता है, तो लाइसोसोम को जाता है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोशिका सिद्धांत किसके लिए लागू नहीं होता है, किसके ऊपर लागू नहीं होता है, वायरस, शैवाल, जीवाणु, कवक। तो एक चीज ध्यान रखना, जो वायरस होता है, वायरस के ऊपर आपका कोशिका सिद्धांत नहीं लगता। कोशिका सिद्धांत में क्या चीज बताई गई है, कोशिका सिद्धांत में ये चीज बोली गई है कि जो पुरानी कोशिका है, पुरानी कोशिका है, इसी पुरानी कोशिका से क्या बनती है, न्यू सेल बनती है, यानी कि नई कोशिका बनती है, नई कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन वायरस यानी कि विषाणु ऐसी चीज है, वायरस यानी कि विषाणु के ऊपर ये थ्योरी आपकी लागू नहीं होती। इसके अलावा भी एक दो थ्योरी ऐसी हैं जो सेल से रिलेटेड है, जो वायरस के ऊपर लागू नहीं होती। इसलिए ये कहा गया है कि कोशिका सिद्धांत किसके ऊपर लागू नहीं होता, तो वायरस यानी कि विषाणु के ऊपर आपका कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। ये आपका देखो, कोशिका के द्वारा नहीं फैलती एक दूसरे में। विषाणु क्या होता है, किसी को टच किया तो भी, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो, अभी कोरोना वायरस आया था, तो उसके अंदर क्या हमारी कोई सेल उनके अंदर जा रही थी, क्या एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण हो रहा है, नहीं, ऐसा तो नहीं था। क्या होता था, उनके ऊपर जो वायरस है, उनके ऊपर जो जर्म्स है, वो डायरेक्ट किस में ट्रांसफर होते हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज निम्न में से किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल्टमैन के द्वारा किसकी डिस्कवरी करी गई थी, माइटोकॉन्ड्रिया की। 1890 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आपसे पूछा जाए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, ये जो नाम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो ये कार्ल्स बेंडा ने दिया। किसके द्वारा दिया गया, ये याद रखना, कार्ल्स बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। डिस्कवरी किसने करी, डिस्कवरी करी भैया ऑल्टमैन ने। नाम किसने दिया, नाम दिया कार्ल्स बेंडा ने। कोशिका की किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो वैक्यूल्स वाला भाग है, ये वैक्यूल्स वाला भाग सबसे ज्यादा किस में मिलता है, पौधों के अंदर मिलता है। यहां पर क्या होती है, रिक्तिकाओं के अंदर एक रसधानी होती है। इस रसधानी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे पौधों को एनर्जी देने का काम करती है। ऐसा क्यों होता है, ये वैक्यूल्स पौधों के अंदर ज्यादा क्यों मिलती है, ये मिलती जंतुओं के अंदर भी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में किसके अंदर मिलती है, ये राजधानी, ये रिक्तिकाएं किसके अंदर ज्यादा मिलती हैं, तो ये पौधों के अंदर ज्यादा मिलती हैं। क्योंकि जो पौधे हैं वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, वो सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं अपना, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हुआ, वहां से क्या किया इन्होंने, वहां से अपना खाना बनाया। अब मान के चलो 2 या 3 दिन तक सूर्य ना निकले, सनलाइट ही ना मिले, तो पौधे को उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो इन रसधानी या वैक्यूल्स के अंदर क्या हो जाती है, एनर्जी सेव हो जाती है।
अभी अभी मैंने आपको बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। जहां पे भी आपको ये राइबो शब्द दिख जाए, जहां पे आपको ये राइबो शब्द दिख जाए, इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो राइबो शब्द है, इस राइबो शब्द का मतलब होता है प्रोटीन साइंथेसिस, प्रोटीन साइंथेसिस यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण, या आम भाषा में मैं बताऊं प्रोटीन साइंथेसिस या संश्लेषण का मतलब क्या होता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। चाहे ये शब्द आपको राइबोसोम के अंदर मिले, चाहे ये शब्द आपको प्रतिद्वंदी जालिकाओं के अंदर आ जाए, या ये शब्द आरएनए के अंदर आ जाए, कहीं भी ये शब्द आ जाए, इस राइबो का मतलब होता है प्रोटीन बनाना, बस। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये दोनों भाग किस में होते हैं, ये पादप कोशिका में होते हैं। ये दोनों भाग किस में पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट वाला भाग है, इसके अंदर एक क्लोरोफिल भाग होता है जो क्या काम करता है, जो पौधे को ग्रीन कलर ये जो क्रोमोप्लास्ट वाला भाग है, ये श्वेत यानी कि सफेद, श्वेत के अलावा हरा और पारदर्शी रंग, पारदर्शी, इन तीनों रंगों के अलावा सारे कलर पौधे में डालता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के अंदर श्वेत या पारदर्शी कलर, पारदर्शी रंग देने का काम करता है। कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। यदि पूछा जाए ग्रीन कलर कौन सा पिगमेंट देता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो देता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिड में हरा वर्णक होता है? अभी हमने लास्ट ही क्वेश्चन में बात करी है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट कौन सा रंग देता है? श्वेत और पारदर्शी रंग देता है, श्वेत और पारदर्शी, सफेद और पारदर्शी। क्रोमोप्लास्ट सारे रंग देता है, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है इन रंगों को छोड़ के, एक तो इन दोनों रंगों को छोड़ के, उसके अलावा हरे रंग को छोड़ के बाकी सारे कलर कौन सा पिगमेंट देता है, कौन सा वर्णक देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। क्लोरोप्लास्ट कौन सा देता है? ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। ये क्लोरोफिल क्या काम करता है? ये ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग देने का काम करता है। तो एक पौधे के अंदर जो हरा रंग होता है वो कहां से आता है? वो क्लोरोप्लास्ट से आता है। सफेद रंग कहां से आता है? ल्यूकोप्लास्ट से। लाल रंग, किसी मान के चलो टमाटर के अंदर लाल रंग है, वो कहां से आया? वो आपका क्रोमोप्लास्ट से आया, क्रोमोप्लास्ट भाग से आया। क्लियर है? आज के क्वेश्चंस को रखेंगे बस इतना ही। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा। आई होप आप सभी के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आप सभी इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाएंगे। एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमारी एप्लीकेशन है शेयर्ड क्लासेस के नाम से। इस एप्लीकेशन के ऊपर आप फ्री नोट्स ले सकते हैं, या आप कोई प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन आप लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ले सकते हो इस एप्लीकेशन के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले सकते हो। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप फ्री नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो, आप ले सकते हो। कुछ एक प्रैक्टिस नोट्स डाल रखे हैं वो आप ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वहां से वो आप ले सकते हो। और क्लास के बारे में जरूर कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको क्लास। अच्छे से आप सभी अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए। कोई डाउट हो या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको यदि डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। अच्छे से प्रिपरेशंस करते रहिए। थैंक यू सो मच।